श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा के प्रत्ययों का बहुत ही सरल तथा एक साथ सारे प्रत्यय याद हो जाए ऐसा तरीका हम बता रहे हैं। यह हमारा संस्कृत प्रत्ययों का पहला वीडियो यानी पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कृत प्रत्यय पूरे समझ में आ जाएंगे तथा इसके बाद का वीडियो आप आवश्यक रूप से देखेंगे। हम आपको याद दिला दें, हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6ठी से 10वीं की संस्कृत रुचिरा एवं शेमुषी के सभी पाठ बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं, जो एक बार पढ़ने से ही याद हो जाए तथा प्रत्येक क्लास की संस्कृत व्याकरण भी अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त रीट या टेट का संस्कृत पोर्शन का संपूर्ण सिलेबस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर कोई भी क्लास की या रीड की प्लेलिस्ट खोलनी है, सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। बहरहाल शुरू करते हैं संस्कृत के प्रत्यय। हमने कहा कि हम एक ही साथ में सारे प्रत्यय आपको समझा देंगे। अगर आपने सही ढंग से समझ लिया तो पार्ट फर्स्ट के बाद में पार्ट 2 और पार्ट 3 के संस्कृत वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं जीरो से। संस्कृत में प्रत्यय, चाहे हिंदी में प्रत्यय हो, प्रत्यय का मतलब होता है वे शब्दांश जो शब्द के पीछे या बाद में जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। हिंदी में भी इनको प्रत्यय कहते हैं, संस्कृत में भी प्रत्यय कहते हैं। लेकिन हिंदी के प्रत्यय ज्यों के त्यों शब्द में जुड़ जाते हैं, लेकिन संस्कृत के प्रत्यय ज्यों के त्यों शब्द में नहीं जुड़ते हैं, उसमें कुछ काट छांट करनी पड़ती है। तो हम आपको सारे प्रत्ययों के किस तरीके से शब्दों में जोड़ते हैं उनको बताएंगे। उससे पहले प्रत्ययों के प्रकार। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इसके नाम याद कर लें, क्योंकि इस कृत प्रत्यय में भी आपको 15-20 प्रत्यय याद करने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी स्तर के अनुसार सारी प्रैक्टिस हम इसी में ही करेंगे। तद्धित प्रत्यय ये नाम भी याद कर लें, इसमें भी हम बहुत सारे प्रत्यय पढ़ेंगे। फिर स्त्री प्रत्यय, तीनों के नाम आपने याद कर लिए। अब है क्या? कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, धातुओं के साथ जुड़ते हैं। और हमने अपने पिछले 2 पोर्शन में शब्द रूप के 4 वीडियो और धातु रूप के 3 वीडियो में और उसके बाद में शब्द रूप और धातु रूप का एक कंबाइंड वीडियो में हमने समझ लिया कि क्रिया क्या होती है और संज्ञा शब्द क्या होते हैं। अब कृत प्रत्यय धातु रूप के साथ जुड़ता है, इसलिए हमें कृत प्रत्ययों का पहले अध्ययन करना होगा और ये महत्वपूर्ण है। फिर तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं, शब्द रूप के साथ जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय वो होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के प्रत्यय हो गए। कृत प्रत्यय क्रियाओं के बाद जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों के बाद जुड़ते हैं, स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के बाद जुड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं। अब कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियाओं यानी धातुओं के पीछे जुड़ करके उनके स्वरूप को परिवर्तित करके उसे संज्ञा शब्द या अव्यय शब्द बना देते हैं। उसे क्या बना देते हैं? संज्ञा शब्द या अव्यय शब्द बना देते हैं, क्रिया को संज्ञा बना देते हैं। उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे क्रिया पट है। और इसके साथ में अपन ने
कृत प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? हमने कत्वतु जोड़ा। तो पट और कत्वतु मिलकर पठितवान बन गया। पठितवान संज्ञा शब्द बन गया। क्रिया के रूप में भी प्रयोग में आता है, लेकिन इसका शब्द रूप चलता है। फिर क्रिया पठ कृत प्रत्यय तुम जोड़ा तो मिलकर के पठितुम बना। पठितुम अपना अव्यय शब्द है। इसी प्रकार ये कृत प्रत्यय संज्ञा शब्द बनाते हैं और अव्यय शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय वे अब इसकी परिभाषा के बाद में एक एक प्रत्यय को अलग अलग देखेंगे। वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं और शब्द को परिवर्तित करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा शब्द विद्या और उसके अंदर तद्धित प्रत्यय जुड़ा मतुप, तो क्या हुआ? विद्यावान। ये आपका परिवर्तित रूप है। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द बालक, स्त्री प्रत्यय टाप, क्या बना? बालिका। उसके बाद में कुमार, पुल्लिंग शब्द है, गिम प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? कुमारी। इसी प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। हम आपको याद दिला दें कि हमारे चैनल पर संस्कृत के सारे टॉपिक आएंगे, तो किसी भी क्लास के कोई भी होंगे तो उनको उसके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन शब्दरूप धातुरूप सबसे पहले याद करना बहुत आवश्यक है। उसी पे डिपेंड करते हैं ये सारे और ये सारे और ये सारे। इसीलिए शब्दरूप धातुरूप पहले आप क्लियर कर दें, उसके बाद में ये पढ़े जाएंगे तो समझ में आएगा। और ये अपने आप में अलग है, इसीलिए इनको अलग से ही याद करना होगा। चलते हैं प्रत्ययों की ओर। ये यहाँ इस नोट्स में आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हमने सारे प्रत्यय आपको दे दिए हैं। कृत प्रत्यय की मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रत्यय आपको एक ही साथ में समझा देते हैं, जिससे कि आपको एक दूसरे से अलग अलग पढ़ करके जब तक आप यहाँ पहुँचते हो तो इस प्रत्यय में भ्रम पैदा हो। इसीलिए इसको एक साथ में हम समझते हैं। कृत प्रत्ययों के अध्ययन के लिए धातुओं यानी क्रियाओं का अध्ययन आवश्यक है। इसका अध्ययन हमारे धातु प्रकरण के दूसरे पार्ट वीडियो में देखें। अब शुरू करते हैं। ये तो आपके प्रत्यय है। ये क्या है? आपके प्रत्यय। और ये आपके इससे संबंधित जो भी समझाने लायक बात है वो है, सबसे पहले आपको इन सभी के नाम याद करने हैं। ये कृत प्रत्यय कत्वा, लेप, कत, कत्वतु, तव्यत, अन्यत, तुमुन, णवुल, घाय, कतिन, त्रित, सत्री, सानच, ण्यत, कैप, यत और किलमर। इसके अलावा एक ल्यूट प्रत्यय है। अब इन प्रत्ययों के नाम आपको याद होने चाहिए। बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। नाम याद नहीं होगा तो आप इसके आगे के प्रोसेस को नहीं समझ सकेंगे। नाम आपको यहाँ पर देखो, कत, कत्वतु, सत्री, साना चाहता है। इसके बाद में सत्री, साना चाहता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए उनको यहाँ पर लिख दिया। तो कत्वा, लेप, कत, कत्वतु, सत्री, सानच, तव्यत, अन्यत, तुमुन, णवुल, घाय, कतिन, त्रिच, सत्री, सानच, ण्यत, कैप, यत, किलमर। इस तरीके से आपको इनका नाम याद होना चाहिए कि ये कौन से प्रत्यय है। ये सभी कृत प्रत्यय है। अब इसका विवरण, शेष भाग क्या है इसका? शेष क्या रहता है, मतलब कट क्या होता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिस तरीके से हिंदी के प्रत्यय ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं, उसी तरीके से संस्कृत के प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं। इसलिए संस्कृत में ज्यों का त्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ कट जाता है और उसके बाद में जो जुड़ता है उसको हमने शेष भाग वाले में लिख दिया कि इन प्रत्ययों में क्या जुड़ता है। मूल क्रिया के साथ है। फिर इसके अंदर आगम का मतलब मन से क्या जुड़ता है, वो चीज यहाँ पर लिखी है। और उसके बाद में एक धातु
पट धातु के साथ में इसका संयोग यानी इसका रूप कैसा बनता है उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। पट धातु का सीखने के बाद में आप कोई भी धातु का लिख सकते हैं, फिर उसका पट धातु से इस पट धातु के साथ में ये प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बना उसका अर्थ क्या होता है वो अर्थ भी हमने लिख दिया। उसके बाद में जब कृत प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ता है तो वो संज्ञा शब्द बन जाता है, ये बात हमने पीछे बताई। अब जब वो संज्ञा शब्द बन जाता है तो उसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। तो कौन कौन से प्रत्ययों के तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अन्य प्रत्ययों के अंदर क्या विशेषता है वो अगले नोट्स में आपको समझा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। कत्वा प्रत्यय में क आधा, त आधा और वा, तो यहाँ आधा क कट हो जाएगा तो पीछे त्वा शेष रहेगा, तो शेष भाग आपका त्वा रह गया। तो कत्वा में त्वा शेष रहता है। फिर आता है लेप। लेप के अंदर आधा ल य और आधा प, तो ल कट हो गया, य शेष रह गया और प भी कट हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ य बाकी रह गया, परंतु इसके अंदर उपसर्ग अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? उपसर्ग अनिवार्य है। किसके अंदर? लेप प्रत्यय में। अब उसके बाद में कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय के अंदर आधा क और पूरा त है, तो यहाँ पर आधा क कट जाएगा और उसके बाद में त शेष रह जाएगा और इसके अंदर ई का आगम होगा। ई का आगम यानी त से पहले ई आएगा। यहाँ कत्वा के अंदर भी कै कट होगा तो कै की जगह ई का आगम होगा, तो शेष क्या हो जाएगा? इत्वा। इत आया समझ में। उसके बाद में कतवतु। कतवतु में कै आधा, त पूरा, व को व, उसके बाद में त आधा कर दिया और ऊ निकाल दिया, तो तय के अंदर से ऊ निकाल दिया और शुरुआत में क और अंत में ऊ, तो शेष रहा आपका तवत। यहाँ क कट गया, ऊ कट गया, तवत शेष रहा, तवत। जब कै कट गया तो ई का आगम हो गया। जब ई का आगम हुआ तो इसके बाद में इतवत रूप बनेगा और तीनों लिंगों में बाद में बात करेंगे। पहले तव्यत की बात करते हैं। तव्यत के लास्ट में त हलंत है। त हलंत कट गया तो तव्य शेष रहा। ये तव्य अपने शब्द के अंदर जुड़ेगा, क्रिया शब्द के अंदर, और इसमें भी आपके ई का आगम होगा तो इतव्य आपके जुड़ेगा, इतव्य। उसके बाद में अनियर प्रत्यय। अनियर में र हलंत है वो आपके चला जाएगा तो अनिय शेष रहेगा और शुरुआत में कोई यहाँ कट नहीं हुआ और आ गया आपके स्वर, इसीलिए यहाँ किसी का आगम नहीं हुआ है। अब आगम का मतलब तो आपको पता ही होगा और बाकी यहाँ आपको समझा देंगे। तुमुन के अंदर मैं के अंदर से ऊ निकल गया और नए अंत वाला ऊन कट गया, ऊ भी कट गया और नए भी कट गया, तो आपके तुम शेष रह गया। तुम के पहले ई का आगम होगा तो इतुम रहेगा, इतुम जुड़ेगा, किसी भी धातु के साथ इतुम जुड़ेगा। तुमुन प्रत्यय अपन गएंगे क्या जुड़ा? तुमुन प्रत्यय, और वास्तव में क्या जुड़ेगा? इतुम। आया समझ में? णवुल प्रत्यय। णवुल प्रत्यय के अंदर नया आधा, वू पूरा और ले आधा, तो आधा नया कट गया और ले कट गया, शेष क्या रहा? वू। वू का अक बन गया, योर नाकों से वू का क्या बन गया? अक बन गया। अब इसका अक जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? अक जुड़ेगा। और शुरुआत में जो अक्षर होगा, शुरुआती अक्षर में वृत्ति आदेश होगा। वृत्ति क्या है? आ, बड़ी ई, आई, आर, आल, ये सब क्या है? वृत्ति है। तो ये सब आदेश होगा शुरुआत में। उसके बाद में घय प्रत्यय। घय प्रत्यय के अंदर घ और ख के अंदर वाला अ और ये घ कट गया
घ के अंदर वाला अ शेष रहा और ये भी कट गया, तो शेष क्या रहा? अ। तो हिंदी वालों को या हमें ये सोच में आता है कि यहाँ इसको अप्रत्यय ही मानना चाहिए। घय प्रत्यय क्यों बोला? उसका भी कई कारण है। यहाँ पर अशेष रहेगा और शुरुआती अक्षर को वृद्धि आदेश होगा। कुछ प्रत्यय ऐसे होंगे जिसमें शुरुआती अक्षर को वृद्धि आदेश नहीं होगा, इस कारण से यहाँ पर घय प्रत्यय लिखा होगा। तो यहाँ घय प्रत्यय के अंदर अशेष रहेगा और यहाँ शुरुआती अक्षर को वृद्धि आदेश होगा, यानी अ होगा तो आ हो जाएगा। उसके बाद में कतिन प्रत्यय, कतिन प्रत्यय में क आधा, ती छोटा और न, पहले क आधा है फिर ती छोटा और न, तो यहाँ क आधा कट जाएगा, त कट जाएगा और यहाँ पर ई आपके त के साथ रहेगी, यानी ती शेष रहेगा। तो यहाँ पर ती जुड़ेगा, किसी भी धातु के साथ में ती जुड़ेगा और ये स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा। ये कौन सा शब्द बनाएगा? स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा। इकारांत स्त्रीलिंग, मति की तरह। मति में मन धातु और कतिन प्रत्यय है मति। त्रिच प्रत्यय, त्रिच में त्रि और च हलंत है और उसका लोप हो गया तो त्रि शेष रहा। मतलब यहाँ पर भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होगा और इसके अंदर गुण आदेश होगा। गुण का मतलब ये होता है कि अ, ए, ओ ये सब गुण होते हैं, वो शुरुआत में उसका आदेश होगा। अब आपका क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय में श के अंदर से ए निकला, त हलंत हुआ, अंदर से री निकला, री कट गया, श कट गया, अत शेष रहा। और अत का पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में अलग अलग रूप बनेगा, ये अत शेष रहा। उसके बाद में शानच प्रत्यय, शानच के अंदर श, आन और च, यहाँ पर श भी कट गया, च भी कट गया, आन शेष रहा। और आन के बाद में यहाँ आपके म का आगम होगा, यहाँ सानच प्रत्यय में मैं का आगम होगा तो मान शेष रह जाएगा। अब आया ण्यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय में ण्य आता है और उसके बाद में त, इसलिए यहाँ पर आधा है वो भी कट जाएगा और यहाँ पर स्थित आपके त वो भी कट जाएगा, इसलिए शेष क्या रहेगा? य। ण्यत में क्या रहेगा? ये शेष रहेगा और वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि से क्या तात्पर्य? शुरुआती अक्षर को आ, ऐ, आर, औ आदि हो जाएगा, उसे वृद्धि कहते हैं। केप प्रत्यय, केप प्रत्यय में क और प ये दोनों कट जाएंगे, ये शेष रहेगा। यहाँ ण्यत में भी यह है, कैप में भी यह है और फिर यत प्रत्यय में भी यह शेष रहेगा। लेकिन कैप में वृद्धि आदेश नहीं होगा और यत में गुण आदेश होगा। इस आधार पर ण्यत, केप और यत प्रत्यय भिन्न हो रहे हैं। इसके शुरुआती अक्षर को आ और इसके कुछ नहीं और इसके गुण आदेश होगा। उसके बाद में केलिमर छोटा बड़ा प्रत्यय है, क और एलिम और र। क कट गया, र कट गया, एलिम शेष रहा। अब बात करते हैं पट धातु से बने हुए रूप की। पट धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ा, पट के साथ कत्वा जुड़ा तो ई साथ में जो पट ई त्वा, पट ई त्वा, पठी त्वा, ये बन गया आपका पठी त्वा। प ठ हलंत है, ठ हलंत है तो अंदर ए जुड़, ई जुड़ गया, पठी और ये त्वा, ई का आगम है, पठित्वा, कत्वा, पठित्वा, पट प्लस कत्वा, पठित्वा। अब पट के साथ में लेप प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ पर उपसर्ग अनिवार्य है, उपसर्ग अनिवार्य है तो ई का आगम नहीं होगा, उपसर्ग ने ई की जगह ले ली। तो यहाँ लो सम उपसर्ग जोड़ा आपने, सम उपसर्ग जोड़ा तो सम के साथ पट
और ये पठ जैसा है वैसा का वैसा है, ई का आगम नहीं है, पठी नहीं है। और लेप का शेष क्या रह गया? ये। तो यहाँ पर ये आ गया सम पठ ये, सम पठ ये, सम उपसर्ग पठ धातु लेप प्रत्यय, सम उपसर्ग पठ धातु लेप प्रत्यय, समपठ्य संवद्य संगम्य। इस तरह से उपसर्ग अनिवार्य होता है लेप प्रत्यय का। फिर आता है पठ धातु के साथ कत प्रत्यय जुड़ा, तो आपके त शेष रहता है और ई आगम होता है। तो ई धातु के साथ पहले जुड़ता है फिर त जुड़ता है, तो कत प्रत्यय होता है। पठ के साथ ई जुड़ा तो पठी बन गया, पठ ई पठी, पठ ई पठी, पठ ई त पठी, त पठी त पठी त। इसके अंदर आपके कत प्रत्यय है, पठित पठित वदित है ना, हसित, ये सब इत लगता है वो क्यों, कौन सा होता है? कत प्रत्यय। आ रहा समझ में? उसके बाद में पट के साथ कत्वतु प्रत्यय जुड़ा, कौन सा जुड़ा? कत्वतु प्रत्यय। तो क्या हुआ? क्योंकि इसमें भी ई का आगम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठी तब्बे, पठी तब्बे। सॉरी, ये आपके अभी तब्यत चल रहा है। पट के साथ ई का आगम हुआ, पठी तवत का तवान बन गया। क्या बना? तवान। तवान क्यों बना? पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, क्योंकि ये पठितवत तकारांत शब्द है। और जब तकारांत भगवत शब्द का रूप चलता है तो भगवान, भगवंतौ, भगवंत है। उसी तरह से ये तकारांत शब्द बन करके पुल्लिंग में पठितवान होता है। और मूल शब्द पठितवत है, उसी के अंदर भी कत्वतु प्रत्यय है, पठितवान में भी कत्वतु प्रत्यय है, और पठितवती के अंदर भी कत्वतु प्रत्यय है, पठितवत के अंदर भी कत्वतु प्रत्यय है। तो आपने कत्वतु के अंदर क्या देखा? पठित जैसा है वैसा ये है। कत और कत्वतु में कितना अंतर है? जहाँ कत है, पठित है, उसके अंदर वान जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कत्वतु बन जाएगा। पठित पठितवान, वदित वदितवान, हसित हसितवान, यानी वान जोड़ दिया कत्वतु, और सिर्फ इत है तो कत। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं तव्यत प्रत्यय में। पट के साथ तव्यत जोड़ा तो पट के साथ सबसे पहले क्या जुड़ेगा? ई। ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पठी। क्या बन जाएगा? पठी, पठी। फिर तव्य, पठी तव्य, पठी तव्य, पठी तव्य, हसी तव्य, वदित तव्य। कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय। उसके बाद पट के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो कोई कुछ नहीं जुड़ेगा। ध्यान से देखो, पट में क्या है? ठ हलंत है। हलंत है तो हलंत ठ के अंदर अ जुड़ गया, प ठ बन गया। और निये का निये जुड़ गया, पठनीय, वंदनीय, आदरणीय, सब में कौन सा है? अनियर प्रत्यय है। और उसके बाद में तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय जुड़ेगा तो पट के अंदर ई जुड़ेगा। ये याद रखना है किसके अंदर जुड़ेगा किसके नहीं जुड़ेगा। उसके लिए एक एक उदाहरण रख लो। आपको क्या करना है कि प्रत्यय का नाम याद रखो और पट धातु का एक एक उदाहरण याद रखो। हो गया सब क्लियर, कहीं कोई गलती नहीं होगी। पट के साथ ये जुड़ा, पठी बना, और फिर तुम जोड़ दिया, पठी तुम, मैं हलंत आएगा। उसके बाद में रणवुल प्रत्यय आता। का कौन सा प्रत्यय आता है? रणवुल। रणवुल प्रत्यय ये आपका ण वू कट गया, वू ण ले कट गया, वू शेषरा उसका अक बन गया। अब वू का अक बनता है तो मूल रूप से अक ही जुड़ेगा, ठीक है ना। पट के साथ अक जुड़ा, लेकिन वृद्धि आदेश होगा। इस वृद्धि किसका होगा? पट के प को। शुरुआती अक्षर क्या है? प। शुरुआती स्वर क्या है? अ। पट के अंदर जो प का अ है उसको वृद्धि आदेश हुआ। यहाँ वृद्धि आदेश, पट के ए को वृद्धि आदेश हुआ तो प का पा बन गया, पा बन गया, पाठ। ठ हलन था, उसके अंदर आपके अक जुड़ गया, पाठक। पाठक आया समझ में? पाठक कैसे बना? पाठक में कौन सा प्रत्यय है? णवुल प्रत्यय। णवुल प्रत्यय पाठक में है। कैसे? क्योंकि णवुल का सीधा आप अक मान लो। णवुल का क्या बन गया? अक बन गया। अक बन गया, परंतु अक क्या करता है? शुरुआती अक्षर को वृद्धि आदेश करता है, तो प का पा बन गया, पाठ। पाठ हलन था, ठ हलन था, उसके अंदर अ जुड़ गया और क, पाठक।
पाठक। अब पाठक की तरह णमुल प्रत्यय से कारक, वादक, हासक आदि शब्द बनेंगे। उसके बाद में आता है पट के साथ घाय प्रत्यय। घाय प्रत्यय होता है उसका अ शेष रहता है, केवल अ रहता है, लेकिन इसी के अंदर णमुल की तरह इसके शुरुआती व्यंजन को क्या आदेश करेंगे? वृद्धि आदेश करेंगे। इसलिए प का पा और ठ के अंदर आपके क्या जुड़ गया? तो पाठ, वाद, हास, इस तरह से घय प्रत्यय होता है। राम सब में घय प्रत्यय। कतिन प्रत्यय, कतिन प्रत्यय में देखो 30 शेष रहता है और ये स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। तो यहाँ पठ के अंदर आपका ई का आगम होकर के पठीति ऐसा रूप बनता है, पठीति, और क्रिय के अंदर कतिन जुड़े तो कृति, इस तरीके से। त्रिच प्रत्यय का भी अपन अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन यहाँ गुण आदेश कैसे होता है? जैसे आपके नी धातु के त्रिच प्रत्यय जुड़ा तो त्रि का ता बन जाता है। आपके जैसे पितृ का रूप चलता है तो पिता, पितृ बनता है, तो पिता की तरह यहाँ पर भी ता बन जाता है, त्रि का ता बन जाता है। तो नी का गुण क्या होता है? नी। ई का गुण होता है ए, ई का वृद्धि क्या होता है? आई। तो ई का गुण आई होता है, बाद में समझाएंगे, अभी यहाँ पर शब्द विद्यमान नहीं है, फिर भी बता देते हैं। नी का ने बन गया, त्रि का ता बन गया, तो नेता। नी प्लस त्रिच इज इक्वल टू नेता, है ना? नेता, हरता, करता, भरता, ये सब त्रिच प्रत्यय के। अब आते हैं सत्री प्रत्यय में। सत्री में अत शेष रहता है, तो अत साथ में जुड़ा पठ के, तो पठत बना। मूल शब्द क्या बना? पठत। मूल शब्द पठत बन गया। अब उसका पुल्लिंग में पठन होगा। पठ, ठ के अंदर अन, अत का अन हो गया पठन, और पठत करेंगे तो भी ये इसके अंदर क्षत्रि प्रत्यय। पठन के अंदर भी क्षत्रि, और पठंती स्त्रीलिंग में, इसके अंदर भी क्षत्रि। पठत ये नपुंसकलिंग में मूल शब्द आता है, उसमें भी आपके क्षत्रि प्रत्यय होगा। इस आधार पर क्षत्रि प्रत्यय आपने समझा। अब सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय इन धातुओं के साथ नहीं जुड़ता है, अपने धातुओं के साथ जुड़ता है। श, आन और च, आन शेष रहेगा, आन के अंदर मैं का आगम होगा तो मान हो जाएगा। जैसे सेव धातु के साथ सेवमान, इस तरीके से। अब अण्यंत प्रत्यय में ण और त कट गया, ये शेष रहा। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, तीनों में समानता है। अण्यंत में ण कटता है तो वृद्धि आदेश होता है। जैसे पट का वृद्धि क्या होगा? पाठ्य, क्योंकि आगम नहीं हो रहा है यहाँ पर तो अक था, यहाँ पर सिर्फ यह है, ठीक है ना? अक के अंदर पाठक ऐसा बना अक, और यहाँ सिर्फ यह है, तो पठ धातु का पाठ धातु बन गया, क्योंकि वृद्धि आदेश हुआ है। ण्यंत में वृद्धि आदेश होता है, कुछ धातुओं में नहीं होता है, वहां आपको ध्यान रखना है। पट धातु का पाठ बना, क्योंकि पहले मेन चीज सीख लेते हैं तो बाद में एक्सेप्शन देखे जाते हैं। मेन चीज ही पता नहीं है तो एक्सेप्शन कैसे पता चलेगा? पट का पाठ बना, और ण्यंत का यह जुड़ा पाठ्य, फिर आता है कैप, इसके अंदर यह जुड़ेगा, तो यह जुड़ेगा, सिर्फ यह जुड़ेगा, बाकी कुछ नहीं जुड़ेगा। और इसकी धातुएं पर्सनल है, उसको आगे देखी जाएगी। यद के अंदर यह और त कट जाएगा, यह शेष रहेगा, ठीक है ना? यह शेष रहेगा तो इसका गुण आदेश होगा, इसको भी आगे देख लेंगे। अब केलिमर के अंदर का एलिम शेष रहेगा, इसको भी आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पठेलिमम, हासेलिमम, इस तरह के इसके रूप बनते हैं। अंतिम प्रत्यय आपका है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय के अंदर ल, यू, ट, ल कट गया, ट कट गया, यू शेष रहा, यू का अन बनता है, ठीक है ना? वू का अक बनता है और यू का अन बनता है। इसलिए यहाँ पर पट प्लस ल्युट, तो अन का क्या बना? अनम, पठनम, वदनम, हसनम, गमनम, इस तरीके से ये आपका, मैंने आपको ये समझाया कि स्वरूप क्या बनेगा। अब हम समझा रहे हैं कि जो स्वरूप बनेगा उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। पट धातु के साथ कत्वा जुड़ा, पठित्वा बना,
पठ लेप संपट्य पठ कत पठित पठ कत्वतो पठितवान पठ तव्यत पठितव्य पठ अनियर पठनीय पठ तुमुन पठितुम पठ नवुल पाठक पठ घाय पाठ पठ सदरी पठन पठ ण्यत पाठ्य पठ केलिमन पठलिमन पठ ल्यूट पठनम। अब देखिए, कत्वा से पठित्वा, लेप से संपट्य, कत से पठित, कत्वतु से पठितवान, तव्यत से पठितव्य, अनियर से पठनीय, तुमुन से पठितुम, नमुल से पाठक, पठ घाय से पाठ, सत्री से पठन, ण्यत से पाठ्य, केलिमर से पठलिमम, ल्यूट से पठनम। सबके स्वरूप अलग अलग होते हैं, आपको भी इसी तरीके से याद करना है। सारे प्रत्यय की लिस्ट बना करके हाथ में लिख लेनी है पेपर पे, फिर बोलना है कि पठ का इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, फिर उसके अर्थ बोलने हैं। कत्वा पठित्वा, लेप संपत्ति, ये आपने याद कर लिया। अब आपको क्या याद करना है? पठित्वा मतलब पढ़कर, संपत्ति पढ़कर, पठित पढ़ा हुआ, पठितवान पढ़ा पढ़ा, पठितव्य पढ़ने योग्य, पठनीय पढ़ने योग्य, पठितुम पढ़ने के लिए, पाठक पढ़ने वाला, पाठ पढ़ा हुआ, पठन पढ़ते हुए, पाठ्य पढ़ने योग्य, पठनम पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको याद करना है। ये चीज आपको कब याद होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक एक प्रत्यय को तवज्जो देना है, उसके महत्व देना है। अगले नोट्स में हम आपको जो है इस तरीके के ये शब्द है, इन शब्दों के प्रयोग और कुछ उदाहरण देने जा रहे हैं, तो वहां आपको समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। यहाँ पर तो केवल आपने इतना समझा कि प्रत्ययों के नाम क्या है, उसके शेष भाग क्या है, शेष क्या रहते हैं, आगम किसका होता है, और उसका रूप क्या होता है, और उसका अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इसका रूप क्या बनता है। पुल्लिंग में कत्वा प्रत्यय का नहीं होगा, क्योंकि इसका आगे बता देंगे। लेप का भी नहीं होता है, क्योंकि ये अव्यय बन जाते हैं। फिर कत का बनता है पठित, यानी पढ़ा हुआ। स्त्रीलिंग में पठिता यानी पढ़ी हुई, और पठितम यानी पढ़ा हुआ। ठीक है ना, पढ़ी हुई पुस्तक। इस तरीके से ये नपुंसकलिंग में होगा, पठित पठिता पठितम। फिर आएगा कत्वतु, पठितवान यानी पढ़ा, कोई पाठ, पठितवती यानी पढ़ी, कोई कथा, और पठितवती यानी पढ़ा, नपुंसकलिंग में। फिर तव्यत प्रत्यय, पठितव्य यानी पढ़ा, पठितव्या यानी पढ़ी, पठितव्यम यानी पढ़ा। अनियर प्रत्यय, पठनीय पढ़ने योग्य, पठनीय पढ़ने योग्य, पठनीयम पढ़ने योग्य, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। अपन कहते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया। अब यहाँ पर महोदया है, तो वहां पर आदरणीय क्यों नहीं है? आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, ये सही है, क्योंकि वहां पर भी आपका स्त्रीलिंग में पठनीय, आदरणीय है ना, महोदया, ये सब वहां भी होता है। फिर नवुल में पाठक पढ़ने वाला, पाठिका पढ़ने वाली, पाठकम, ये नपुंसकलिंग शब्द बन गया। फिर घाय में भी होता पाठ, पाठा, पाठम, इस तरीके से होता है। सत्री में देख लीजिए, सत्री में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये हलंत है। पठन, पठंती, पठत, पठन भगवत की तरह रूप चलेगा, पठंती ये आपके नदी की तरह, और ये पठत ये तकारा नपुंसकलिंग शब्द की तरह। फिर नियत प्रत्यय, पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम, ये इसका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप हो गया। उसके बाद में कोई नहीं है। ल्यूट प्रत्यय उसका पठनम होता है, ये आपके केवल भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में और अधिकरण अर्थ में आगे आपको समझ लेंगे अगले नोट्स में। यहाँ आपके देखिए जिस जिसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं ना, उनके रूप चलते हैं। यहाँ पर पठित शब्द है, पठित है, पठितौ, पठिता, पठितम, पठितौ, पठितान, पठितेन, पठिताभ्याम, पठितै, इस तरीके से पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं। इसके 24 रूप होते हैं, और इसके भी 24, लता, लते, लता, पठिता, पठिते, पठिताः, पठिताम, पठिते, पठिताः, इस तरीके से इसका भी रूप चलता है। फिर इसका भी रूप चलता है, फलम फले फलानी की तरह। आया समझ में? यानी आपने पठ धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ के पठित बना दिया,
अब इस पठित के कितने रूप हैं? 24 24 24 24 पुल्लिंग के, 24 स्त्रीलिंग के, 24 नपुंसकलिंग के। सबके सबके अंदर आपका कत प्रत्यय है। आपको कोई भी शब्द दे तो उसमें आप कत प्रत्यय ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पट प्लस कत। आगे समझ में, लेकिन इतना गहरा 10वीं तक नहीं देते हैं, फिर आगे की पढ़ाई में उसको देते हैं। 10वीं तक के स्तर में, रीड स्तर में इस तरह के प्रश्न आगे गहरे नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पूछ लेते हैं। आपको तो केवल पुल्लिंग ही पूछे जाते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग पूछे तो भी सेम रहेगा। पट प्लस तव्यत, पट प्लस कत पठित, पट प्लस कत पठिता, पट प्लस कत पठितम, तीनों राइट। आगे ऐसे फिर आता है पठितवान। पठितवान यानी पढ़ा, ये क्रिया अर्थ में होता है। क्रिया अर्थ में होता है, मतलब आगे आपको और समझा देंगे गहराई से। पठितवान इसके रूप भगवान, भगवंतो, भगवंत है, उस तरीके से चलता है। पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्य है, इस तरीके से इसका रूप चलता है। पठितवत ये नपुंसकलिंग, इसकी भी 24 24 24 शब्द होते हैं। फिर तव्यत प्रत्यय में पठितव्य, पठितव्यौ, पठितव्यः। आपको ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल बात है। पहले ये चीज सीखनी है, फिर यहाँ चीज सीखनी है, क्योंकि ये बहुत गहरे जा रहे हैं अपने आप। यहाँ ये चीज आपने सीखी नहीं कि शेष क्या रहता है, जुड़ता क्या है। ई का आगम होता है तो धातु के साथ पहले आगम जुड़ता है, फिर मूल जड़ता है, फिर ये बनता है, जो बनता है तीनों लिंगों में बनता है, तो उसका रूप चलता है, बात खत्म। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तक ही है, तो लास्ट तक सीख लें तो कुछ बाकी नहीं रहता। पठितव्य, पठितव्या ये आपके इसी तरह से, पठितम ये भी इसी तरीके से, कत की तरह तव्यत चलता है। फिर तव्यत की तरह अन्य रहे पठनीय, पठनीयो, पठनिया, ये पठनिया, पठनीय, पठनिया, पठनियम, पठनीय, पठनियानी, इस तरीके से नपुंसकलिंग में चलता है। फिर आपका णबुल प्रत्यय है, पाठ के पाठ का, पाठ का इसका रूप चलता है ना, शब्द रूप चलता है इसके, शब्द रूप। फिर पाठिका का लता की तरह, फिर पाठकम का आपके फल की तरह, फिर पठन भगवत की तरह, पठन पठनतो पठनता है, भगवन भगवंतो भगवंत है, फिर पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्य, ये नदी की तरह। फिर पठन का रूप चलता है। उसके बाद में पाठ्य, पाठ्यौ, पाठ्या, पाठ्यम, पाठ्यौ, पाठ्या, पाठ्यान है ना, पाठ्या, पाठ्ये, पाठ्यः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसका भी इस तरीके से इसका रूप चलता है। तो आपको मेन चीज याद करनी है इस चार्ट में, क्योंकि काफी समय लगा है। मैं आपको ये अलग अलग चार्ट में बता सकता था, लेकिन सबको साथ में बताया है आपकी सुविधा के लिए। इसीलिए आप लोगों को यह ध्यान से याद रखना है कि यहाँ पर केवल और केवल आपके ये चीज याद रखनी है कि प्रत्यय का नाम क्या है। कत्वा, लेप, कत, कत्वतु, तव्यत, अनियर, तुमुन, णवुल, घाय, कतिन, त्रिच, सत्री, सानच, ण्यत, कैप, यत, केलिमन, ल्यूट। अब उसका शेष क्या रहता है वो याद रखना, आपको माइंड में रखना है, पूरा पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, सारी रब कॉपी भर भर के फेंकनी है आपको, तब जाके ये याद होंगे। आगम किस किस में होता है वो याद रखना है। फिर उसका रूप क्या बनता है, पट धातु का याद रखना है। फिर उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि अपने शब्द रूप और धातु रूप में पीछे पड़ा था। शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग करते हुए अपने एक वीडियो बनाया था, शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग, उसमें केवल शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग किया गया। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे कि प्रत्ययों का प्रयोग, तो वहां पर शब्द रूप और धातु रूप भी साथ में होगा, वहां ये सारी चीज आएगी। परंतु आपको बता दें कि आगे बहुत सारी ऐसी धातुएं आएगी जिसके अंदर अलग अलग रूप चलेगा, इसलिए वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका कुछ रूप चेंज हो जाता है। तो वो कब होगा, जब आपको समान रूप से चलने वाली धातुओं के रूप याद होंगे, और उसके बाद में समान रूप से चलने वाली धातुएं जैसे पठनीय, वदनीय, हसनीय, गमनीय, ये आपके समान रूप से। फिर असमान रूप से जैसे दृश्य का दर्शनीय, दर्शनीय कैसे बनाना, फिर उसका सब में चेंज होगा। जिस धातु का एक में चेंज है उसका सभी के अंदर चेंज है। तो हमने आगे के वीडियो में
आगे के नोट्स में इस तरीके के अलग अलग एक ही साथ में बनाए सब, ठीक है ना। ये प्रत्यय यहाँ लिख दिए, यहाँ धातुएं लिख दी, वध हम इस तरीके धातुएं लिख करके और सारे चार्ट को बताया है। तो वहां पर क्या होता है कि अपने सारी चीज समझ में आ जाती है। तो चलो वो आपको बताते हैं कि समान रूप से चलने वाली धातुएं किस प्रकार से। चलिए ये देख लीजिए, समान धातु में चलने वाले 12 प्रत्ययों को एक साथ में अध्ययन कर लेते हैं। ये कृत प्रत्यय आपके धातु यहाँ पर है और प्रत्यय यहाँ पर है। मूल जो प्रत्यय है जिसका केवल समान रूप से चलता है, बाकी के प्रत्ययों को हमने अलग कर दिया है, उनको हम आगे से अलग से पढ़ लेंगे। प्रत्यय कत्वा, लेप, कत, कत्वतु, तव्यत, अनियत, तुमुन, णवुल, खाएं, सत्री, नियत और ल्यूट। अब इसके अंदर पठ धातु है। पठ का मतलब पढ़ना, हस का मतलब हंसना, रक्ष का मतलब रक्षा करना, चल का मतलब चलना, वध का मतलब बोलना, लिख का मतलब लिखना, गम का मतलब जाना, क्रीड का मतलब खेलना, खाद का मतलब खाना। अब कत्वा से क्या बनेगा? पठित्वा, संपठ्य, पठित, पठितवान, पठितव्य, पठनीय, पठितुम, पाठक, पाठ, पठन, पाठ्य और पठनम। ये तो अपन ने पीछे पढ़ लिया। अर्थ देखें, पढ़कर, पढ़कर, पढ़ा हुआ, पढ़ा, पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य, पढ़ने के लिए, पढ़ने वाला, पढ़ने योग्य, पढ़ते हुए, पढ़ने योग्य और पढ़ना। आगे समझ में। अब पठित्वा की तरह हसित्वा, संपठ्य, साहस्य, पठित, हसित, पठितवान, हसितवान, पठितव्य, हसितव्य, पठनीय, हसनीय, पठितुम, हसितुम, पाठक, हासक, पाठ, हास, पठन, हसन, पाठ्य, हास्य, पठनम, हसनम। सबके अंदर कौन से प्रत्यय? ये सेम है। पठित्वा में कत्वा तो हसित्वा में भी कत्वा, संपठ्य में लेप तो साहस्य में लेप, पठित में कत तो हसित में भी कत, लेकिन पठित में पठ धातु है, हसित में हस धातु है, दोनों के अंदर कत प्रत्यय, इन सभी के अंदर कत प्रत्यय आ रहा समझ में। पठितवान में पठ धातु कत्वत प्रत्यय, हसितवान में हस धातु कत्वत प्रत्यय, पठितव्य में पठ धातु तव्यत प्रत्यय, हसितव्य में हस धातु तव्यत प्रत्यय, पठनीय में पठ धातु अनियर प्रत्यय, हसनीय में हस धातु अनियर प्रत्यय, पठितुम में पठ धातु तुमुन प्रत्यय और हसितुम में हस धातु तुमुन प्रत्यय, पाठक में पठ धातु नवुल प्रत्यय, हासक में हस धातु नवुल प्रत्यय, पाठ में पठ धातु खय प्रत्यय, हास्य में हस धातु भय प्रत्यय, पठन में पठ धातु सत्री प्रत्यय, हसन में हस धातु सत्री प्रत्यय, पाठ्य में पठ धातु अणियत प्रत्यय, हास्य में हस धातु अणियत प्रत्यय, पठनम में पठ धातु ल्यूट प्रत्यय, हसनम में हस धातु ल्यूट प्रत्यय। आपको क्या करना है कि एक एक को याद रखना। जैसे ल्यूट आपको याद रखना, पठनम, हसनम, रक्षणम, चलनम, वदनम, लेखनम, गमनम, क्रीडनम, खादनम हो गया ल्यूट। उसी तरीके से आपको ये सारणी माइंड में रखनी है। अर्थ क्या होता है? हसित्वा यानी हंसकर, साहस्य यानी हंसकर, हसित यानी हंसा हुआ, हसितवान यानी हंसा, हसितव्य यानी हंसने योग्य, हसनीय यानी हंसने योग्य, हसितुम यानी हंसने के लिए, हासक यानी हंसने वाला, हास यानी हंसी, हसन यानी हंसते हुए, हास्य, हास्य यानी हंसने योग्य और हासनम यानी हंसना, रक्षित्वा यानी रक्षा करके, संरक्ष यानी रक्षा करके, रक्षित यानी रक्षा किया हुआ, रक्षितवान यानी रक्षा की, रक्षितव्य यानी रक्षा करनी चाहिए, रक्षणीय यानी रक्षा करनी चाहिए, चाहिए योग्य दोनों होते हैं। रक्षितुम यानी रक्षा करने के लिए, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, रक्ष यानी रक्षा रक्षा किया हुआ, रक्षण यानी रक्षा करते हुए, रक्ष यानी रक्षा करने योग्य और रक्षणम यानी रक्षा करना। अब ऐसे देखते हैं, रक्षित्वा यानी रक्षा करके, चलित्वा यानी चल रक्षा, रक्षित्वा यानी रक्षा करके, चलित्वा यानी चलकर, वदित्वा यानी बोलकर, लिखित्वा यानी लिखकर, गत्वा यानी जाकर, क्रीडित्वा यानी खेलकर, खादित्वा यानी खाकर, सब में कत्वा पढ़ते हैं। संचल्य यानी चलकर, संवद्य यानी बोलकर, विलिख्य यानी लिखकर, आगत्य यानी आकर, विक्रीड यानी खेलकर, आखाद्य यानी खाकर, सबके अंदर उपसर्ग है। बिना उपसर्ग के लेप प्रत्यय नहीं होता। लेप और कत्वा और लेप दोनों का अर्थ करके ही होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं चेंज हो जाता है, जैसे गत्वा यानी जाकर, आगत्य यानी आकर, उल्टा अर्थ हो गया। इसी तरीके से इनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। फिर देखिए, चलित यानी चला हुआ, वदित यानी बोला हुआ, लिखित यानी लिखा हुआ, गतः यानी गया हुआ, क्रीडित यानी खेला हुआ, खादित यानी खाया हुआ। चलितवानी ने चला, वदितवानी ने बोला, लिखितवानी ने लिखा, गतवानी ने गया, क्रीडितवानी ने खेला, खादितवानी ने खाया।
चलितव्येनि चलने योग्य, वदितव्येनि बोलने योग्य, लेखितव्येनि लिखने योग्य, गंतव्येनि जाने योग्य, क्रीडितव्येनि खेलने योग्य, खादितव्येनि खाने योग्य। चलनीयेनि चलना चाहिए, वदनीयेनि बोलना चाहिए, लेखनीयेनि लिखना चाहिए, गमनीयेनि जाना चाहिए, क्रीडनीयेनि खेलना चाहिए और खादनीयेनि खाने योग्य या चाहिए। चलितोम्येनि चलने के लिए, फोर आता है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में। वदितोम्येनि बोलने के लिए, लेखितोम्येनि लिखने के लिए, गंतुम्येनि जाने के लिए, क्रीडितोम्येनि खेलने के लिए, खादितोम्येनि खाने के लिए। तुमुल प्रत्यय शब्द। णमुल प्रत्यय चालक चलाने वाला, वादक बजाने वाला, लेखक लिखने वाला, गामक जाने वाला, क्रीडक खेलने वाला, खादक खाने वाला। इसके बाद में आता है आपके पाठ पढ़ा हुआ, चाल चला हुआ, चली हुई, चली हुई क्या है चाल, वाद बजी हुई, लेख लिखी हुई या लिखा हुआ, वाद बोला हुआ, लेख लिखा हुआ, काम गया हुआ, क्रीड खेला हुआ, खाद खाया हुआ खाद होता है। चलन चलते हुए, वदन बोलते हुए, लिखन लिखते हुए, गच्छन जाते हुए, क्रीडन खेलते हुए, खादन खाते हुए। पाठ्य पढ़ने योग्य, हास्य हंसने योग्य, रक्ष्य रक्षा करने योग्य, चाल्य चलने योग्य, वाद्य बजाने योग्य वाद्य यंत्र होते ना, इस तरह से णयत प्रत्यय होता है। लेख्य लिखने योग्य, गम्य जाने योग्य, क्रीड्य खेलने योग्य, खाद्य खाने योग्य, खाद्य पदार्थ होता है कि नहीं, णयत प्रत्यय होता है। ल्युट प्रत्यय रक्षणम रक्षा करना, चलनम चलना, वदनम बोलना, लेखनम लिखना, गमनम जाना, क्रीडनम खेलना, खादनम खाना। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे असमान धातुएं और जो बाकी रह गए थे वो वाले 6 प्रत्यय और इन सारे प्रत्ययों का निष्कर्ष देखेंगे। उसके बाद में आपका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे और उसके बाद में आपका फोर्थ पार्ट आएगा या फिफ्थ पार्ट आएगा, जितने भी बनेंगे अभी बना रहे हैं, तो सब में प्रत्ययों को बहुत गहराई से अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बाद में प्रत्ययों की प्रैक्टिस करेंगे। एक वीडियो ऐसा बनाएंगे उसमें सारे प्रत्ययों को मिक्स बना करके उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, वाक्य बना करके। आप हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहें और व्याकरण के सारे टॉपिक हम इसी वीडियो पे करवा रहे हैं, इसी चैनल पे करवा रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छे से अध्ययन करवाएं। और जिसको भी संस्कृत व्याकरण का पूरा अध्ययन करना है उन सभी आपके मित्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से आप लिंक शेयर करें और उनको बताएं कि हमारे इस के शिक्षा गुरु संस्कृत चैनल पर सारे संस्कृत के सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं और राजस्थान की बोर्ड परीक्षाएं 8th 10th के अंदर बोर्ड पैटर्न के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसी बात आप उनको कहें और इसके अंदर अवलोकन भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करे। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।